गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और न्यू चैप्टर लेके आए हैं क्लास 11 का। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो आज हम क्लास 11 की फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। अब इधर देखो, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं मैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर। सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर, यानी दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो दुनिया में ऑर्गेनिजम्स को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया है, यानी एक तो प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट्स। अब उसके बाद मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से दो ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वन इज द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड अनदर इज द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो फोटोसिंथेसिस यानी फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर, यानी लाइट की मदद से अपना खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, या उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े भी थे, देखो प्रोकैरियोट्स में एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म दैट इज साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। फिर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ग्रुप में से प्रोटिस्टा, फिर इसके बाद अलगी, अलगे के बाद ब्रायोफाइट्स, यानी हम यूं कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, फिर इसके बाद फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स। और प्लांट्स, प्लांट्स में क्या सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं, दोज प्लांट्स विच हैव ग्रीन, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना के खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट की मदद से अपना खाना बनाने वाला। तो लाइट की मदद से कौन सी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बनाते हैं? एक तो साइनोबैक्टीरिया है, यानी किंगडम मोन्यूरा में से। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा में से फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। उसके बाद तमाम ग्रीन प्लांट जिसमें ब्रायोफाइट, टिरिडोफाइट, अलगी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऑल दिस ग्रुप बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांट। ये सारे जो है वो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। अब मैं फोटोसिंथेसिस का जर्नल एक इक्वेशन से दिखाता हूं। 6 times CO2 प्लस 6 times H2O, जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की और 6 मॉलिक्यूल वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उससे बनते हैं ग्लूकोज। क्या बनते हैं? ग्लूकोज। किस चीज का फॉर्मेशन है? ग्लूकोज का। C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। और बाय प्रोडक्ट की सूरत में 6 टाइम्स ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं गैसेस की फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ग्लूकोज किस फॉर्म में है? वो भी लिक्विड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में। अस देखो, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर,
कंबाइन हो जाते हैं, किसकी मदद से कंबाइन होते हैं? सनलाइट की मदद से। यानी सन इनको मदद करते हैं कंबाइन होने में, इस रिएक्शन को कराने में, ठीक है। दिस इज द सन। सनलाइट और प्लांट्स के पत्तों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो 6 times of water, 6 times of carbon dioxide combine in the presence of sunlight and chlorophyll to form a glucose। तो पहला जो प्लांट्स में खाना बनते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जब ये स्टोर रहते हैं तो किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं? स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। फिर इसके बाद वही न्यूट्रिशन फूड चेन के द्वारा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, दूसरे ट्रॉपिक लेवल से तीसरे ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होती है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। द sun's solar energy is converted into chemical energy by the process of photosynthesis. Through the photosynthesis, plant prepare their own food. So therefore, those which depends on plant, which directly own plants are called it primary consumer। जैसे कि हर्बीवोर्स, जब हर्बीवोर्स प्लांट को खाते हैं तो खाना प्लांट से इनके बॉडी में पहुंचते हैं। फिर इन्हीं हार्बिवोर्स को जब कार्निवोर्स खाते हैं तो वो एनर्जी वो फूड के फॉर्म में कार्निवोर्स की बॉडी तक पहुंचते हैं। तो प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हम कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स आज परफॉर्म करेंगे। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ने धीरे धीरे टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स की एक्सपेरिमेंट्स करके अल्टीमेटली ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वजूद में आए। तो सबसे पहले हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। Early experiments regarding photosynthesis। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 टाइप के पत्ते लिए। एक लीफ के पत्ते को उन्होंने ब्लैक पेपर से कवर किया। यानी एक लीफ के पत्ते को इन्होंने क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर किया। देखो, एक लीफ के पत्ते को इन्होंने ब्लैक पेपर से कवर किए। और दूसरे लीफ को उन्होंने ऐसे ही एक्सपोज छोड़ दिया। दूसरे लीफ को क्या किया, एक्सपोज रखा। दूसरे लीफ को इन्होंने एक्सपोज रखा, यानी इसको किसी भी ब्लैक पेपर से कवर नहीं किए। अब देखो, 2 पत्ते हैं, एक को ब्लैक पेपर से कवर किया है, लीफ covered with black paper,
ब्लैक पेपर से कवर किया है, दूसरे लीफ को एक्सपोज रखा, ओपन, इसको फ्री छोड़ दिया लाइट में, एक्सपोज इट इन लाइट। पहला एक्सपेरिमेंट देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्लांट लिए, उस प्लांट के कुछ पत्तों को ब्लैक पेपर से कवर किया, यानी कुछ काले पेपर से कवर किया ताकि इस पत्ते के ऊपर कोई लाइट न पड़े, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट ने क्या किया, यानी इस प्लांट के कुछ पत्तों को ब्लैक पेपर से कवर किया और कुछ पत्तों को ऐसे ही ओपन छोड़ दिया। यहाँ पे भी लाइट पड़ेगी, यहाँ पे भी लाइट, लेकिन ब्लैक पेपर कवर होने की वजह से वो लाइट जो है प्लांट के पत्ते पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने क्या देखा, पहले ये डिस्टार्च लीफ थे, ये डिस्टार्च प्लांट थे, ठीक है। इन पत्तों में पहले कोई स्टार्च नहीं थे, डिस्टार्च प्लांट लीफ, इन पत्तों में कोई स्टार्च नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब इन्होंने इस पत्ते को एक्सपोजिट इन्वायरमेंट में रखा, लाइट को, दोनों पत्तों को, एक को इन्होंने कवर किया था ब्लैक पेपर से, दूसरे पत्ते को एक्सपोजिट इन्वायरमेंट सनलाइट में छोड़े थे, तो क्या हुआ नतीजा, जब बाद में देखा इस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हुए। जब इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ तो इस प्लांट में क्या बने, इस प्लांट में स्टार्च सिंथेसिस यानी ग्लूकोज बना, इस प्लांट में स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च ठीक। अब देखो, ब्लैक पेपर से कवर किए थे, तो जब इस पत्ते को देखा तो इस पत्ते में नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं हुए। दूसरा, इनमें नो स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च की भी सिंथेसिस नहीं हुई। अब उसके बाद इन्होंने स्टार्च टेस्ट किया है, आयोडीन से स्टार्च टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट। अब बाद में उन्होंने देखा, इन पत्तों को काट के चेक किया कि इस पत्ते के अंदर स्टार्च फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ है। जब फोटोसिंथेसिस होता तो ज़रूर इसमें ग्लूकोज बनते हैं, फिर ग्लूकोज जब स्टोर रहते हैं तो किसकी फॉर्म में स्टोर रहते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन जब इसको हमने ब्लैक पेपर से कवर किए थे तो इनमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो कोई फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च सिंथेसिस हुआ नहीं हुई, तो स्टार्च टेस्ट क्या होगी, नेगेटिव, यानी यहाँ पे नो स्टार्च सिंथेसिस। अब इसको रखा, एक्सपोज रखा सनलाइट में, तो सनलाइट में एक्सपोज रखेंगे तो क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस। तो फिर जब हम इस पत्ते का स्टार्च टेस्ट करेंगे तो स्टार्च टेस्ट हमें क्या दिखाएगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ स्टार्च फॉर्मेशन होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है, वेरीगेट लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है, इस एक्सपेरिमेंट से साबित होते हैं लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस में। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को जब आप M1-1 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, क्लियरली इस फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट हमारे माइंड में अच्छे से डेवलप होंगे, ठीक है। तो इस वेरीगेट लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या होगा, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत। तो वेरीगेटेड लीफ, we have one part of leaf is covered with a black paper and some leaf is kept exposed in the sunlight, sunlight में expose रखे। What happened,
those leaves which are covered by black paper, in this plant no photosynthesis occurred. तो जो एक्सपोज्ड लीफ थे उनमें फोटोसिंथेसिस हुए। फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगी? स्टार्च सिंथेसिस होगी। जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं इन लीफ का, तो जिस पत्तों को आपने एक्सपोज छोड़े थे उनमें स्टार्च सिंथेसिस हुई थी। जब स्टार्च टेस्ट किया तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे जब स्टार्च टेस्ट को इस पत्ते में कोई स्टार्च नहीं बनी थी तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आए। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद साइंटिस्ट ने कंक्लूजन्स दिए दैट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट KOH एक्सपेरिमेंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखो। एक प्लांट लिए, अब इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट्स के कुछ लीव्स को इन्होंने आधे लीव्स को एक जार में बंद किया, आधे लीव्स को एक जार में बंद किया है। देखो अब इस जार में इन्होंने क्या रखा? इस जार में इन्होंने एक ऐसे कॉटन्स को रखा जिस कॉटन्स को किस में सोक किया था? कॉटन को सोक किए थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में। कॉटन्स को किस में सोक किया था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में। दिस इज द कॉटन, यानी स्पंज बोलो या कॉटन बोलो। दिस कॉटन इज फर्स्ट सोक्ड इन KOH सॉल्यूशन। अब देखो ये है कॉटन, सोक्ड इन KOH सॉल्यूशन। इस पहले एक कॉटन लिया। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इन्होंने क्या किया? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें कैपेसिटी है, इसमें फीचर्स है, यानी इट कैचेस, इट ट्रैप्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, स्कैवेंज करते हैं अपने पास। तो स्ट्रॉन्ग CO2 एब्जॉर्बेंट है, तो मैं लिखूंगा CO2 एब्जॉर्बेंट। CO2 एब्जॉर्बेंट है। तो इन्होंने क्या किया? एक लीफ के आधे हिस्से को, देखो ये लीफ है, इस आधे हिस्से को इन्होंने एक जार के अंदर बंद किया, घुमा के इस जार के अंदर डाला। इस जार के अंदर क्या है? इस जार के अंदर एक कॉटन है जिसको किससे भिगोया था? इस कॉटन को भिगोया था KOH में। पहले मान लो एक कपास है, ये कॉटन, इस कॉटन को एक जार में रखा, फिर उसमें KOH सॉल्यूशन मिलाया, KOH सॉल्यूशन मिलाया। दिस इज द कॉटन। इस कॉटन को मिक्स किया, इमर्स किया किसमें? KOH सॉल्यूशन में, KOH सॉल्यूशन। फिर इस कॉटन वाली जार को अंदर एक पत्ते को फिक्स किया, आधा हिस्सा जार के अंदर रहे, पत्ते का आधा हिस्सा एक्सपोज रहा। पार्ट ऑफ द लीफ इज एक्सपोज्ड। अब देखो सनलाइट तो इस पत्ते पे भी पड़ेंगे, सनलाइट तो यहाँ पे भी पड़ेंगे। एक ये गिलास जार है तो सनलाइट तो इस हिस्से पे भी पड़ेंगे, सनलाइट तीनों पत्तों के हिस्से पे पड़ेगी, ठीक है। लेकिन याद रखो इस पत्ते में सनलाइट भी आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या होगी? जब इस जार के अंदर लाइट तो पड़ रही है,
लेकिन जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के स्टोमेटा से अंदर डिफ्यूज होने से पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये कॉटन एब्जॉर्ब करते हैं, या KOH में डूबा हुआ कॉटन इसको एब्जॉर्ब करते हैं, KOH। अब यहां से एक CO2 जार के अंदर आए इस लीफ के इस एरिया के आसपास, तो इस पत्ते इस कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी जल्दी ये KOH अपने पास खींचेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस पत्ते को तो लाइट तो मिली, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। लाइट तो मिली इसको HNO, लेकिन CO2 इसके विसिनिटी में, इसके सराउंडिंग्स में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इन तमाम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया किसने? इस KOH सोल्यूशन ने। KOH सोल्यूशन में, KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग CO2 एब्जॉर्बेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? पहला, पार्ट ऑफ लीफ is enclosed in a jar containing KOH solution, and part of leaf is exposed in open air. पहला point. And part of leaf is exposed in open air. कुछ देखो, इस लीफ के आधे हिस्से को जार के अंदर बंद किया, और इस जार के अंदर इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भिगाया हुआ कॉटन को रखा, और आधे हिस्से को ओपन एयर में एक्सपोज रखे। सेटअप इज केप्ट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ देर के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए इसको ऐसे ही ओपन एयर में रखा, ओपन यानी सनलाइट में रखा। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? स्टार्च टेस्ट किया। अब बाद में स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया तो इनको पता चला जो हिस्सा एक्सपोज रहे थे सनलाइट में, जो हिस्सा सनलाइट में एक्सपोज रहा था, जो हिस्सा सनलाइट में एक्सपोज थे, उनमें फोटोसिंथेसिस हुए, तो उनमें क्या बना था? स्टार्च की फॉर्मेशन हुई थी, तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। लेकिन इस हिस्से में नो स्टार्च सिंथेसिस, इस हिस्से में स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुई थी। तो जब स्टार्च टेस्ट किए तो इन्होंने क्या किया? लीफ kept exposed in air, जो इनक्लोज नहीं था, बाहर था, उनमें स्टार्च सिंथेसिस। kept exposed in air, उनमें हुआ था स्टार्च सिंथेसिस। अब जिन लीफ को जो हिस्सा जार के अंदर रहे, लीफ इनक्लोज्ड इन जार, नो स्टार्च सिंथेसिस, नो स्टार्च सिंथेसिस, उनमें स्टार्च नहीं बने। तो लाइट तो पड़ रहे थे दोनों हिस्से पे, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ? तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित होती है कि लाइट के अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट का अगर हम इन्फेरेंस निकालेंगे, कंक्लूजन, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट CO2 is essential for this experiment
proves that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Is essential for photosynthesis. Essential for, देखो पहला एक्सपेरिमेंट वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट को मोल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी तक हमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। पहले एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट मोल्स एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। अब हम करते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। अब हम एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तीसरा एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रीस्ले ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए जोसेफ प्रीस्ले। जोसेफ प्रीस्ले साहब 1733 में पैदा हुए थे और 1804 में इस दुनिया से रहलत कर गए। जोसेफ प्रीस्ले साहब ने 1700 यानी जोसेफ प्रीस्ले साहब 1733 में पैदा हुए और 1804 इस दुनिया को अलविदा कर गए। ठीक है, अब देखो जोसेफ प्रीस्ले ने परफॉर्म किया एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। सेवनटीन 1770 में परफॉर्म्ड a series of experiments reveals that experiment reveals essential role of air। यानी जोसेफ प्रीस्ले साहब ने जोसेफ प्रीस्ले साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म की सीरीज में, और उसके एक्सपेरिमेंट से साबित होती है कि एयर में कुछ है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एसेंशियल रोल ऑफ एयर। और उसने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, यानी 1774 से पहले लोगों को पता नहीं थे हम सांस ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस किसी को अभी यानी समझ में नहीं आते। ऑक्सीजन की प्रेजेंस को इससे पहले 1774 से पहले किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया। जोसेफ प्रीस्ले सब पहला इंसान है जिन्होंने बताया कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। 74 में उसने प्रूव किया, डिस्कवर किया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं सांस ब्रीदिंग के लिए। अब देखो उसने सीरीज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। प्रीस्ले साहब के एक्सपेरिमेंट्स को हम कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्यों, अब मैं जब यहाँ पे बनाऊंगा तब आपको समझेंगे। जोसेफ प्रीस्ले साहब यानी उसने एक एक्सपेरिमेंट की, उनके एक्सपेरिमेंट को कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट, और उसने सीरीज में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब देखो सबसे पहले उसने एक टेबल पे एक इस तरह से बेल शेप का ट्रांसपेरेंट शीशे का जार रखा। जार का शेप जो है वो घंटी जैसी थी। घंटी कैसे होती है भाई, घंटी ऐसा होता है, ये घंटी। तो इस जो जार जो इसने यूज किया उस जार का शेप बिल्कुल बेल जैसे थे।
बेल जार एक्सपेरिमेंट में उसने एक बेल शेप जार का इस्तेमाल किया। देखो, अब इस जार को एक टेबल पे रखा, ट्रांसपेरेंट जार है, ये है बेल जार, बेल जार। इस जार के अंदर सबसे पहले प्रीस्ले साफ ने एक कैंडल को रखा। इस जार के अंदर प्रीस्ले साफ ने एक कैंडल को रखा, जलते हुए कैंडल को इस जार के अंदर रखा। देखो, बर्निंग यानी एक बेल जार ली, उसके अंदर उसने किस चीज को रखा? एक बर्निंग कैंडल को। बर्निंग कैंडल, और इस जार के एजेस को, यानी इस जार के एजेस को पैराफिन वैक्स से या वैसलीन से सील किया। इस जार के एजेस को वैसलीन से सील किया ताकि इस जार के अंदर कोई भी एयर न जा सके। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इन द जार, प्रीस्ले सील्ड द एजेस ऑफ द जार। इस जार के एजेस को इसने सील किया है। सील्ड विथ पैराफिन वैक्स, या वैसलीन बोलो या पैराफिन, एक वैसलीन जैसी है मोम, उससे इस एजेस को सील किया। किस चीज के लिए? ऑक्सीजन को प्रिवेंट करने के लिए। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इन द जार, सील इट पैराफिन वैक्स। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ O2, या O2 रखो, एयर रखो, ठीक है। अब इस एयर को जार के अंदर जाने से रोकने के लिए इसने जलते हुए कैंडल को टेबल पर रखा, उसके ऊपर बेल जार को रखा। लाइट पड़ रही है, लेकिन कुछ देर के बाद ये कैंडल बुझ गए। अब देखो, ये बिफोर है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। बाद में क्या होगा? आफ्टर, कुछ देर के बाद क्या होगा आप सब समझ सकते हो। कुछ देर के बाद जलती हुई कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। कुछ देर के बाद जलती हुई कैंडल बुझ गई। कुछ देर के बाद जलती हुई कैंडल बुझ गई। थोड़ी देर जला, लेकिन जब तक जला तब तक इस जार के अंदर ऑक्सीजन थी। जब ऑक्सीजन खत्म हो गए, कैंडल बुझ गए। यानी कैंडल एक्सटिंग्विश, कैंडल बुझ गई, कैंडल बुझ गई। ये सील्ड है, कैंडल बुझ गई। पहला एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इसका पहले का देखो। सबसे पहले एक जलती हुई कैंडल्स के ऊपर बेल जार को रखा, इसके एजेस को पैराफिन से या वैक्स से या वैसलीन से सील किए। फिर इसके बाद उसने देखा कैंडल थोड़ी देर तो जला, फिर इसके बाद कैंडल बुझ गई। अब उसके बाद उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया दूसरे एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। अब इस बार इसने थोड़ा सा और चेंजेस किए। देखो, अब इसने इस जार के अंदर जलती हुए कैंडल के साथ एक चूहे को भी रखा। तो इस बार इसने क्या किया? एक तो कैंडल को रखा, कैंडल, जलते हुए कैंडल्स को,
और उसके साथ साथ एक चूहे को भी रखा। यानी एक जिंदा चूहे को भी रखा, लाइव माउस, लाइव माउस, बर्निंग कैंडल। और पहले की तरह इस बार भी इसने एजेस को क्या किया, एजेस को पैराफिन वैक्स से सील किया है, एजेस सील्ड, पैराफिन, पैराफिन, पैराफिन से इन्होंने इसको सील किया। अब इस बार क्या होगा आप लोग बता दीजिए। तो प्रीस्ले साहब ने देखा कैंडल भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। यानी उसने देखा थोड़ी देर के बाद बर्निंग कैंडल भी बुझ गई और चूहा भी तो इस बार क्या हुआ, कैंडल एक्सटिंग्विश, कैंडल बुझ गई, माउस डाइड ड्यू टू सफोकेशन, दम घुटने की वजह से चूहा मर गया, माउस डाइड ड्यू टू सफोकेशन। दो एक्सपेरिमेंट। अब देखो प्रीस्ले को पता नहीं था अभी क्यों हो रहा है, किस चीज की वजह हो रहा है, अभी हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे। पहले प्रीस्ले साहब ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जिसने एक जलते हुए कैंडल्स को बेल जार के अंदर रखा, फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीशे की जार को रखा, उसके एजेस को अच्छे से सील किया ताकि ऑक्सीजन की एंट्री को रोक सके। कुछ देर कैंडल जला, जब ऑक्सीजन खत्म हो गई कैंडल बुझ गई। अब इस बार दूसरी बार उसने एक जिंदा चूहे को भी लेके आया, उसी जार के अंदर रखा, ट्रांसपेरेंट के जार के अंदर जलते हुए कैंडल को भी रखा। कुछ देर के बाद कैंडल भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। ये है बिफोर और ये है आफ्टर एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट हो गए। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट। अब इस बार इसने तीन चीजों को रखा। इस बार प्रीस्ले साहब ने एक मिंट पौधे को रखा, मिंट, मेंथोल वाले मिंट पौधे को। ठीक है, अब इस बार प्रीस्ले साहब ने एक पौधे को भी रखा, किस पौधे को, यानी मिंट प्लांट्स को, मिंट प्लांट को रखा। एक पौधे को भी जार के अंदर रखा, उसके साथ एक जलती हुई कैंडल को भी रखा, उसके बाद एक चूहे को भी रखा, एक जिंदा। तो इस बार प्रीस्ले साहब ने इस जार के अंदर किस चीज को रखा है, एक्सपेरिमेंट थॉट, मिंट प्लांट, बर्निंग कैंडल और लाइव माउस। एक जिंदा चूहे को भी रखा, बर्निंग कैंडल को भी रखा, लाइव माउस भी रखा। अब इस बार क्या होगा आपके हिसाब से, आप बता दीजिए आप लोग, इस बार क्या होगा बिफोर। यानी न प्लांट मरा, न कैंडल बुझ गई, न चूहा मरा, सब के सब जिंदा रहे, सब के सब जिंदा रहे। इस बार कैंडल भी जलता रहा, प्लांट भी बिल्कुल वैसे ही रहा, प्लांट भी जिंदा रहा, कैंडल भी जलते रहे,
और चूहा भी जिंदा रहा। आप इस बार तो मैं चूहे को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि आप तो ये न्यूट्रिशन में खा के थोड़ा मोटे हो गए, ठीक है। अब देखो चूहा भी जिंदा है, ऑल रिमेन अलाइव, सब जिंदा रहे, इस बार कोई नहीं मरा, न चूहा मरा, न कैंडल बुझ गई, न प्लांट की डेथ हो गई। यानी तीनों आइटम जो इस जार के अंदर रखे थे तीनों जिंदा रहे। अब देखो आपके माइंड में क्या चल रहा है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ रहे हैं तो लाइट की वजह से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब जब ये जल इसको जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट O2 रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट ने रिलीज किया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ बर्निंग ऑफ कैंडल, क्योंकि कंबस्चन किसी चीज को जलने में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन इस कैंडल की कंबस्चन को बढ़ा रहे हैं, जलने में मदद करे। यही ऑक्सीजन ये चूहा भी इस्तेमाल कर रहा है ब्रीदिंग के वक्त, सांस लेने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड की ब्रेकडाउन के लिए ये चूहा ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब ये रेस्पिरेशन दिखा रहे हैं तो O2 को तो अंदर ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, फिर यही CO2 प्लांट इस्तेमाल, कंबस्चन से क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, फिर ये CO2 प्लांट इस्तेमाल करें। अब यहाँ तीनों जिंदा रहे क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं जो चूहा और कैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंडल कंबस्चन में इस्तेमाल कर रहे हैं, चूहा ब्रीदिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ब्रीदिंग का एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2। जब इन्होंने CO2 रिलीज किया वो CO2 प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रीसले साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद एक क्लियर कट कंक्लूजन दी। अब प्रीसले साहब ने एक क्लियर कट कंक्लूजन दिया इस एक्सपेरिमेंट के बाद। Green plants restore to the air whatever breathing animal animals and burning candles consume. This experiment proves that oxygen is essential for combustion and oxygen is essential for oxidation of food respiration. इस एक्सपेरिमेंट से साबित होते हैं, जोसेफ प्रीसले साहब के एक्सपेरिमेंट से, जो वो इस एक्सपेरिमेंट से साबित करना चाहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी प्रीसले साहब के इस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो एक कैंडल कंबस्चन के लिए भी बहुत एसेंशियल है, जो तमाम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में, यानी जो प्रीसले साहब के इस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कंबस्चन के लिए और किसी फूड की ऑक्सीडेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1774 में इसने क्लियर कट साबित किया कि जो हम ब्रीदिंग के वक्त अंदर ले रहे हैं दैट इज द ऑक्सीजन। तो प्रीसले साहब ने क्या प्रूव किया, रोल ऑफ एयर इन कंबस्चन एंड रेस्पिरेशन। प्रीसले साहब की एक्सपेरिमेंट से साबित है यानी एयर का क्या रोल है कंबस्चन में और रेस्पिरेशन में। 3 एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने पढ़ाया। अब नंबर 4th एक्सपेरिमेंट करते हैं, जॉन एंजनहाउस। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है जॉन
RNGENHOUS, जॉन एंजन हाउस। जॉन एंजन हाउस आप 1730 में पैदा हुए और 1799 में इस दुनिया को अलविदा करके, ठीक है, इस दुनिया को छोड़ के चल बसे। अब जॉन एंजन हाउस साहब ने क्या किया, इसी प्रीस्ले साहब की एक्सपेरिमेंट को और कंटिन्यू किया है। जॉन एंजन हाउस साहब ने क्या किया, कंटिन्यूड प्रीस्लेस एक्सपेरिमेंट। प्रीस्लेस एक्सपेरिमेंट, बस इस बार थोड़ा सा इसने चेंजेस लाए। क्या क्या इस बार देखो, एक दो, इसी बेलजार एक्सपेरिमेंट्स को जॉन एंजन हाउस साहब ने भी रिपीट किया है, या कंटिन्यू कहो, रिपीट प्रीस्लेस एक्सपेरिमेंट। अब देखो थोड़ी सी चेंजेस इसने क्या किए, बेलजार एक्सपेरिमेंट किए, मिंट प्लांट को भी रखा और माउस को भी रखा, यानी इसके साथ साथ बर्निंग कैंडल भी रखे। अभी ये है मिंट प्लांट, सेम बिल्कुल पहले की तरह। मिंट प्लांट, बर्निंग कैंडल, लाइव माउस। लेकिन इस बार इस सेटअप को इसने किस में रखा, डार्क में रखा। केप्ट इन डार्क, इसको डार्क में रखा। अब इस बार दूसरा इसने क्या किया, मिंट प्लांट को भी रखा जार के अंदर, बर्निंग कैंडल को भी रखा जार के अंदर, और लाइव माउस को भी रखा जार के अंदर। अब इस बार इस सेटअप को इसने सनलाइट में रखा, यानी लाइट में। केप्ट इन लाइट, केप्ट इन लाइट। बस पिछले साहब ने सबको लाइट में रखा था, लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज किया, एक सेटअप को डार्क में रखा कुछ देर के लिए, एक सेटअप को लाइट में रखा। जिन सेटअप में लाइव माउस, बर्निंग कैंडल और मिंट प्लांट को रखा, सब के सब जिंदा रहे, ऑल रिमेन अलाइव। अब जिन में सबको डार्क में रखा था, ऑल डाइट, सब के सब मर गए। क्यों? सबसे पहले देखो, प्लांट पहले केस में यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट की वजह से, फोटोसिंथेसिस। फिर फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन ये बर्निंग कैंडल भी यूज करेंगे और ये माउस भी। लेकिन जब लाइट ही नहीं पड़ी तो प्लांट ने क्या किया, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो नो O2 रिलीज। इस केस में क्या हुआ, नो लाइट। तो जब लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, लाइट नहीं होगा तो नो लाइट, नो फोटोसिंथेसिस। लाइट नहीं होगी, नो लाइट, नो फोटोसिंथेसिस, नो O2 इवॉल्व्ड, ऑल डाइड ड्यू टू सफोकेशन। तो सब के सब मर जाएंगे, किसकी वजह से, सफोकेशन की वजह से। यहां लाइट है, लाइट होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होगी, O2 इवॉल्व। तो O2 कौन यूज करेंगे,
O2 कंज्यूम करेंगे कौन? बर्निंग कैंडल एंड लाइव माउस। ये एक्सपेरिमेंट की जॉन इंजनहाउस ने। अब इसकी एक्सपेरिमेंट का इन्फेरेंस कंक्लूजन क्या है? लाइट, इस एक्सपेरिमेंट से भी साबित होते लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट का भी निचोड़ कंक्लूजन, light is essential for photosynthesis. Light is essential for photosynthesis. अब इसके अलावा जॉन इंजनहाउस साहब ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट और किए इक्वेटिक प्लांट्स पे। इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट रहा इक्वेटिक प्लांट्स पे। जॉन इंजनहाउस also performed an elegant experiment on aquatic plant. अब जॉन इंजनहाउस साहब ने और एक एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट, दैट इज हाइड्रिला। अब इधर देखो, ये एक्वेटिक प्लांट है जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं। दिस इज द एक्वेटिक प्लांट या हाइड्रिला विच ग्रो इन साइड द वाटर। अब देखो, मैं यहाँ पे इस एक्वेटिक प्लांट को दिखाता हूँ जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं। अब इस प्लांट को उसने क्या किया, हाई इंटेंसिटी लाइट प्रोवाइड किया। इस प्लांट के लिए इसने हाई इंटेंसिटी लाइट दी, हाई लाइट इंटेंसिटी। इस प्लांट पे इसने ज्यादा तेज लाइट की ट्रीटमेंट दी, लाइट दी। तो इसने क्या देखा, इसने देखा बबल्स निकल रहे थे वाटर में से। जहां पत्ते के इर्द गिर्द फोटोसिंथेसिस हो रहा था, ग्रीन पार्ट पर्टिकुलरली लीव्स के हिस्से से बबल्स निकल रहे थे। प्लांट के जिस पत्ते को, ग्रीन पार्ट्स को, लीव्स को जब उसने हाई लाइट इंटेंसिटी दी, वहां से वाटर बबल्स रिलीज हुए। बबल्स रिलीज हुए। अब उसके बाद दूसरी तरफ उसने क्या किया, दूसरे में इसी प्लांट्स को, एक्वेटिक प्लांट को उसने डार्क में रखा। kept in dark। दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्लांट्स को डार्क में रखा उसने। नो बबल फॉर्मेशन, कोई बबल्स रिलीज नहीं हुए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से प्रूव होते हैं लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बाद में उसने अच्छे से डिस्कवर किया जॉन इंजनहाउस साहब ने। लेटर ही डिस्कवर्ड these bubbles to be oxygen। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता है? फिर जॉन इंजनहाउस साहब ने कंक्लूजन क्या दिया? पहला, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट
रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एंजनहाउस साहब ने दो कंक्लूजन दिए। पहला कंक्लूजन यानी लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंक्लूजन फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स। अब उसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट हमने वेरीगेटेड लीफ वाला किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट यानी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस का, तीसरा एक्सपेरिमेंट प्रीस्ले साहब का, चौथा एक्सपेरिमेंट जॉन एंजनहाउस का। अब फिफ्थ एक्सपेरिमेंट करते हैं जूलियस वॉन हैच एक्सपेरिमेंट। जूलियस वॉन सैक 1754 में भी शायद। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 5। बस तो जूलियस सैक साहब ने कहा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च का फॉर्म यानी ग्लूकोज बनते हैं। demonstrated that glucose is formed during photosynthesis। उसने साबित किया ग्लूकोज इज formed during photosynthesis। उसने कहा फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनते हैं, फिर वो ग्लूकोज स्टोर रहते हैं किसके फॉर्म में, स्टोर रहते हैं स्टार्च की फॉर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने दिया है कि क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और कहा क्लोरोफिल एक ग्रीन स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। अब जूलियस सैक साहब ने कहा क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, यानी एंगलमैन्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर इसके बाद इमर्सन इफेक्ट। अब दूसरा जो ये थोड़ा लंबा हो जाएंगे क्लास, तो नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, फिर इसके बाद हम बिल्कुल फाउंडेशंस में फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन सी पार्ट में होते हैं, किस हिस्से में, 1 बाय 1 डिटेल और डेप्थ के साथ बहुत इजी वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम मिल के इसको अच्छे से इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। थैंक यू सो मच।